व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और बिजनेस स्टडी में 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग एक काफी छोटा चैप्टर है, 2 से 3 वीडियो में मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप वीडियो पे बने रहो और वीडियो को शेयर करते रहो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजिंग है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, सबसे फेमस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल का कहना है टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट, यानी एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है बिजनेस को प्रोवाइड करना किसके साथ, विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट फंक्शनिंग। जो एक बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए यूजफुल चीजें हैं उन सारे चीजों को प्रोवाइड करना। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो एक बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए जितनी भी चीजें आवश्यकताएं की चीजें हैं उन सबको प्रॉपर अरेंज करना, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अब एक बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीजें यूजफुल होती हैं, तो रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि वो जो स्टाफ जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स या लेबर जो काम करने वाले हैं, तो बेसिकली इन सारे चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट करना ताकि हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता रहे और कोई भी वेस्टेज ना हो और हमें उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता रहे। तो इन सारे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे पहला प्रोसेस देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। यानी सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, काफी छोटा सा प्रोसेस है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये ऑर्गेनाइजिंग किसके बाद है, प्लानिंग के बाद। तो प्लानिंग में बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि करना क्या है। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसका प्रॉपर डिवीजन भी होना चाहिए। डिवीजन क्यों, क्योंकि अगर आप डिवीजन नहीं करोगे तो वहां पे काम के डुप्लीकेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप डिवीजन कर देते हो वर्क का तो वहां पे डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं होते हैं, हमारे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते और प्रॉपर्ली किसी भी काम को परफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, और जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे तो उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद अब किस तरीके से डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए जो अगला प्रोसेस हमारा है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो डिपार्टमेंट बेसिकली 2 बेसिस पे बनाया जाता है, इधर फंक्शनल बेसिस और डिविजनल बेसिस। अब फंक्शनल बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, तो परचेज से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो परचेज डिपार्टमेंट में। सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, स्टाफ के लिए एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। तो अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे जब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब उसके बाद आता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी अलग अलग डिवीजन के बेसिस पे। तो ये बेसिकली उन कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है व्हिच प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट्स, which producing more than one products, यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वहां पे जो लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं वो डिविजनल बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। यानी अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना, दैट इज कॉल्ड द डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब जैसे फुटवियर के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, तो फुटवियर से रिलेटेड जितना भी परचेज होगा, सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, वो सबका सब फुटवियर में होने वाला है। गारमेंट्स से रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट बना दिया, इसी तरह से ग्रोसरी से रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जब हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंट्स बनाने यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं। अब सिर्फ डिपार्टमेंट्स बनाना सफिशिएंट नहीं है, इस डिपार्टमेंट में ये भी तो देखना होगा कि कौन से लोग कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है वो है असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी का मतलब कि कौन से पर्सन क्या काम करने वाले हैं और किस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। तो बेसिकली जो असाइनिंग ऑफ ड्यूटी है इस तरीके से करना है कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे स्किल से मैच करे। अगर हमारा क्वालिफिकेशन हमारे स्किल से मैच नहीं करता है तो फिर वहां पे कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाला है। तो ये साइनिंग ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटीज प्रोवाइड करना कि कौन से लोग कौन से डिपार्टमेंट में और क्या काम करने वाले हैं। अब उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि एक अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं
तो वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ उसको मैचिंग अथॉरिटी भी देना है, क्योंकि आप प्रिंसिपल्स में पढ़ के आ चुके हो, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी। तो अगर रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उसको मैचिंग अथॉरिटी भी देना है। अब अथॉरिटी किस तरह से देना है कि सबसे ज्यादा जिसके पास अथॉरिटी होता है उसको हम लोग टॉप लेवल में रख देंगे, उसके बाद जो अथॉरिटी है उसको हम लोग मिडिल लेवल में रख देंगे, और जिसके पास सबसे लिस्ट पावरफुल है वो हम लोग लोअर लेवल में रख देंगे। तो इस तरीके से एक तो एस्टेब्लिश करना है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी सबसे ज्यादा अथॉरिटी पावर वाले को टॉप लेवल में रखना है, उससे कम वाले को मिडिल लेवल में रखना है, और उससे कम वाले को यानी सबसे कम वाले को लोअर लेवल में रखना है। अब ये अथॉरिटी क्यों देना है, यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्यों एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई बॉस होगा तभी वो प्रॉपर्ली काम कर पाएगा। अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी बॉस नहीं है, उसका कोई भी सुपीरियर नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। तो एक वर्कर के ऊपर उसका बॉस होना चाहिए, तो यहां से पता चलेगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देने वाला है। तो दैट इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। अब इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करके एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाना है, 2 बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे और डिविजनल बेसिस पे। उसके बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी असाइन करना है कि कौन किस डिपार्टमेंट में क्या काम करने वाला है, और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब कि कौन किसका बॉस है, कौन किसको ऑर्डर देने वाला और किसके पास सबसे ज्यादा पावर है, फिर किसके पास पावर है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के डेट में बना हुआ है, सारे बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छे से क्लियर करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है जो सारी चीजों को कनेक्ट करके बेसिकली फ्रेमवर्क बनाया जाता है, within which all the managerial and operational tasks are performed। यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सारी चीजों को कनेक्ट करके बनाया जाएगा और जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। मैनेजरियल का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को मैनेजमेंट करने से रिलेटेड, और ऑपरेशनल का मतलब कि बिजनेस के जो मेन फंक्शंस होते हैं उन सारे ही टास्क को इस फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाएगा, इस फ्रेमवर्क में ऑपरेट किया जाएगा। उस फ्रेमवर्क को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद इट स्पेसिफाई द रिलेशन, ये रिलेशंस को स्पेसिफाई करता है बिटवीन पीपल। पीपल का मतलब कि कौन से लोग काम करेंगे, क्या काम करने वाले हैं और कौन से रिसोर्सेज को यूज करके काम करने वाले हैं। तो इन सारे चीजों का रिलेशनशिप बताने का काम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होता है। उसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि अंडर वन सुपीरियर हाउ मेनी एम्प्लॉई कैन बी वर्क इफेक्टिवली, कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने एम्प्लॉई इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर उस केस में स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा। अगर हमारा सुपीरियर उतना अच्छा नहीं होगा तो फिर स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल का शेप कैसा होने वाला है। अब याद रखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस कि अंडर वन सुपीरियर हाउ मेनी एम्प्लॉई कैन बी वर्क इफेक्टिवली। उसके बाद लास्ट में इट मेक्स क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो ये बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप गाइस कि आपको क्लियर है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो भी 2 बेसिस पे बनाया जाएगा, एक फंक्शनल बेसिस पे और दूसरा डिविजनल बेसिस पे। अब फंक्शनल बेसिस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और जो डिविजनल बेसिस पे बनाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल बेसिस पे किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि जितने भी काम एक फंक्शन से रिलेटेड है, यानी जो भी काम है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ऑल द जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सबके सब कौन से डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर या प्रोसेसिंग। तो ये सबके सब प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, तो इनको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख दिया। सिमिलरली जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, अब मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम है, ये सपोज एग्जांपल मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, ये सेल्स प्रमोशन हो गया, सेल्स प्रमोशन,
या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये सब मार्केटिंग से रिलेटेड काम है। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सिमिलरली एचआर से रिलेटेड जितने काम होंगे उनको एचआर डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड जितने भी काम होंगे परचेज डिपार्टमेंट में। तो जब फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। When all the jobs are grouped as per the function, यानी फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब सारे जॉब को ग्रुप किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इट इज सुटेबल ओनली टू मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है जो मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डील करती है, उसके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाया जाएगा, कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनको एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट, यानी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी काम है उनको एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल की फुटवियर से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब फुटवियर डिपार्टमेंट में, गारमेंट्स से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब गारमेंट्स डिपार्टमेंट में, उसकी तरफ से आपका जो ग्रोसरी है उससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे ये सबके सब ग्रोसरी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, वैसा फुटवियर से रिलेटेड जो भी सेल्स होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग होगा, वो सबका सब फुटवियर डिपार्टमेंट में। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आई होप कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका क्लियर हुआ फंक्शनल बेसिस पे और डिविजनल बेसिस पे। अब आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के क्या-क्या एडवांटेज हैं और क्या-क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज देखो यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब अगर फंक्शनल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है फंक्शन से रिलेटेड, यानी एक इस डिपार्टमेंट में एक पर्सन एक ही काम को करते करते उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, वो किसी भी काम को काफी स्पेशलिस्ट तरीके से करता है, एक्सपर्टीज उसके अंदर इतना ज्यादा आती है कि किसी भी काम को इजीली और स्पेशलाइज तरीके से वो करता है। इवन ये कभी-कभी प्रोफेशनल्स भी हायर कर सकते हैं। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पहला एडवांटेज है। नेक्स्ट है इजी सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो आपके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, आपके काम को वो देख रहे हैं कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो उस काम को करते करते इतना ज्यादा उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो किसी भी काम को इतने प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इजी सुपरविजन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इजी कोऑर्डिनेशन। अब इजी कोऑर्डिनेशन कैसे, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी काफी इजीली होता है बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है ये परचेज डिपार्टमेंट पे इंटरडिपेंड होता है, क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट अच्छे से परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर पाएगा। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है ये डिपेंड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा तभी सेल्स डिपार्टमेंट सेल कर पाएगा। तो ये सब बेसिकली एक इजी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हर एक के बिना एक दूसरे का काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हर एक का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इजी कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लास्ट हमारा इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब इफेक्टिव ट्रेनिंग क्या, कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन सारे वर्कर को केवल उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक लिमिट ट्रेनिंग देनी है, तो इनका ट्रेनिंग काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये देखा इसके एडवांटेज। अब क्या है इसका डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन द केस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको केवल उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया गया है। तो अगर उनको बोला जाए तो वो केवल अपने ही डिपार्टमेंट्स के प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हैं। अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से सोचना चाहे तो वहां पे सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी नहीं गई है। तो अगर कभी भी डिपार्टमेंट को एज अ होल सोचने की बारी है
तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोस्पेक्ट से सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे किसी को जवाबदेही ठहराना, किसी को अकाउंटेबल ठहराना काफी मुश्किल होता है। अब जैसे सपोज कि अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? अब जैसे हमने यहाँ पे टारगेट दिया था कि हमने अपना सेल जो है वो 20% से बढ़ा के चलनी है। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता, आपकी सेल नहीं बढ़ती है, तो आप अकाउंटेबल किसको ठहराओगे? कि सेल में अच्छे से सेल नहीं करी, या प्रोडक्शन में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करी, अच्छे से गुड्स नहीं बनाई, या फिर परचेज डिपार्टमेंट में अच्छे से रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया, तो यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना काफी मुश्किल है। और लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई है, तो अगर कभी भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है और इस डिपार्टमेंट को उधर उस डिपार्टमेंट में जाके काम करने बोला जाए, तो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको काम आता ही नहीं है, इसको उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो यहाँ पे फंक्शन स्पेशलाइजेशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट्स को बार बार बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो इनको जो भी डिसीजन लेना होगा वो इमीडिएट ले सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने काम है। अब सपोज कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन का सेल बढ़ाना है, ये हमारा टारगेट था और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल नहीं बढ़ी, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं कि जो सेल है वो कौन से डिपार्टमेंट का घट क्या रहा है। अब अगर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का सेल घट क्या रहा है, तो हमने वहां पे अकाउंटेबल ठहराया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छे से नहीं करा, उसके कारण एज ए होल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सेल घट गई। या फिर अगर मान लो यहाँ पे ग्रोसरी डिपार्टमेंट का सेल घटा हुआ है, तो हम वहां पे ग्रोसरी डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट में अपना सेल को अचीव नहीं किया, ग्रोसरी डिपार्टमेंट में अच्छे से काम नहीं किया, जिसके कारण एज अ होल हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल घट गई। तो अकाउंटेबल ठहराना काफी आसान है। और नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी यहाँ पे अगर किसी भी डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड करना है या ग्रोथ करना है, तो उससे किसी पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद से कर सकता है। सपोज कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को बढ़ाना है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में एक्सपेंशन करना है, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट एक फ्री डिपार्टमेंट है, वो किसी पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में इजीली वो अपना एक्सपेंशन और ग्रोथ कर सकता है। तो ये देखा इसके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो बस एक ही दो है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस करा जाए, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस करा जाए, फुटवेयर पे ज्यादा फोकस करा जाए, या फिर गारमेंट्स डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस करा जाए। तो अगर वो किसी एक डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस करता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स वहां पे बोल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं कि भाई मुझे भी रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं रिगार्डिंग द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट है हमारा मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सारे डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो ये देखा इसका डिसएडवांटेज। तो आई होप कि आपको जो भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाया वो सारा कुछ क्लियर है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसके बाद आपके एनसीईआरटी का जो बुक है उसका भी लैंग्वेज चेक करो, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और काफी इजी लैंग्वेज वहां भी रहता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ और मैसेज करो। तब तक आप इसको पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा और आप कल के वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लोगे। थैंक यू।